पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ज़बरदस्त बवाल चल रहा है। खबर है कि पाकिस्तानी सेना की गोलियों से 12 आम लोग मारे गए हैं। लगभग पूरे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में घेराबंदी है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, इंटरनेट नदारद है, स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं। चौक चौराहों पर सिर्फ सुरक्षा बलों की बंदूकें दिखाई दे रही हैं। कंप्लीट शटडाउन। पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया गया है। दूसरे सूबों से पुलिस के दस्ते मंगाए जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में फ़ौज की टुकड़ियां उतार दी गई हैं। इस आग की लपटें अब वहां की राजधानी इस्लामाबाद और कराची तक भी पहुंच गई हैं। 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस ने हमला कर दिया। तब वहां कुछ वकील और पत्रकार शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे POK में जो हो रहा था उसका, मगर पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया, क्लब में तोड़फोड़ कर दी। उधर कराची में भी सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। पाकिस्तान की फ़ौज इस विरोध को कुचलने की कोशिश कर रही है। इन प्रोटेस्ट्स को लीड करने वाले संगठन के शौकत नवाज़ मीर ने कहा है कि ये हुकूमत एक डायन है, शिकारी की तरह अपनी ही कौम को मार रही है, अपने ही लोगों का खून पी रही है। और भारत ने POK में हुई कार्रवाई की निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को POK में भयानक मानवाधिकार हनन के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। जब पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था तो शहबाज शरीफ कहाँ थे? लंदन में थे। 1 हफ्ते की छुट्टी मनाकर आज वापस लौटे हैं। तो अब आगे क्या होगा और ये बगावत क्यों उठी थी, प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है, आज इस पर ही बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Bank of India। तो दोस्तों, पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उसका प्रांत नहीं है, बल्कि कश्मीर का मुक्त कराया गया हिस्सा है, ये पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान ने इसे प्रांत घोषित किया ही नहीं है, मगर कई मामलों में स्वायत्तता भी मिली है। उनका अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, अपना संविधान भी है, खुद का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इसके बावजूद POK से जुड़े सभी मसलों पर अंतिम फैसला पाक की फ़ौज लेती है। POK का संविधान पाकिस्तान में विलय की मुखालफत करने वाले लोगों और पार्टियों को काम करने से रोकता है। असेंबली के सदस्यों को पाकिस्तान के प्रति वफादारी की कसम खानी पड़ती है। POK पर पाकिस्तान सरकार इनडायरेक्ट कंट्रोल रखती है कश्मीर काउंसिल के जरिए। इस काउंसिल में 14 मेंबर हैं। इनकी नियुक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करते हैं। 14 में से 6 को पाकिस्तान सरकार खुद चुनती है। बाकी के 8 सदस्य POK की असेंबली से आते हैं। POK में इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो एक सिलसिले का हिस्सा है जो 2 बरस पहले शुरू हुआ था। मई 2023 में भी लोग सड़कों पर उतर आए थे। तब वे आसमान छूते बिजली बिल से परेशान थे। लोगों का सवाल था कि जब बिजली हमारे इलाके से बनती है तो महंगे महंगे बिल हम क्यों भरें। वहाँ के मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को भारी भरकम हाइड्रो पावर मिलती है, लेकिन इसकी मौजूदगी से POK की आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा उस वक्त आटे की भी तंगी थी, सब्सिडी वाला गेहूं मिलना बंद हो गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की जो माली हालत थी, जो बदहाल थी, उसकी वो भी एक वजह थी। मुल्क की माली हालत कैसी रहती है आपको पता ही है, महंगाई, बेरोज़गारी और करेंसी की गिरती वैल्यू, इन सब का असर POK पर भी पड़ता है। अगस्त 2023 तक ये छिटपुट आवाज़ें एक आंदोलन में तब्दील हो गई। सितंबर 2023 POK के सबसे बड़े शहर और उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में सैकड़ों एक्टिविस्ट इकट्ठा हुए। POK के सारे ज़िलों के नुमाइंदे एक मंच पे साथ आए और उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया जिसका नाम है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको हम छोटे में JAC करेंगे। ये कमेटी आंदोलन को लीड करने लगी। मई 2024 में आंदोलन चरम पे पहुंचा। हज़ारों लोग मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लाठी चार्ज की, गोलियां चलाईं। कुल 5 लोग मारे गए, जिनमें एक पुलिस अफसर भी शामिल था। उस वक्त हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को झुकना पड़ा। ऐलान हुआ कि आटे की कीमत घटेगी, बिजली के बिलों में राहत दी जाएगी। हुकूमत ने सोचा मामला ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन राहत बस चंद महीने की थी। अगस्त 2025 में JAC फिर मैदान में आ गया। इस बार मसला सिर्फ आटे और बिजली का नहीं था।
इस बार हुकूमत और फौज पर उंगली उठाई गई, डिमांड्स की लिस्ट बड़ी हो गई। आर्थिक मुद्दों के साथ इस बार राजनीतिक मुद्दे भी थे, लेकिन लोगों की मांग सुनने के बजाय पाकिस्तान के हुक्मरान उनकी आवाज़ दबाने में लग गए। अंजाम ये कि वही गुस्सा पीओके समेत मुल्क के बड़े शहरों में फैल रहा है। तो क्या है इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड्स, ये समझते हैं। डिमांड्स की ताज़ा लिस्ट में कुल 38 मांगें दर्ज हैं। हम आपको मुख्य वाली बताते हैं। सबसे पहली मांग है कि हुक्मरानों की रियायतें खत्म करो। रियायतें यानी वो सारे एलीट प्रिविलेज जो हुकूमत के बड़े बड़े अफसर और वजीर उठाते हैं। इसमें आती है दो सरकारी गाड़ियां, बॉडीगार्ड, अनलिमिटेड ईंधन, सरकारी बंगले। लोगों का इल्ज़ाम है कि ये निज़ाम गरीब से टैक्स वसूलता है और बड़े अधिकारियों पर पैसे खर्च करता है। जेएसी का कहना है कि मई 2024 के आंदोलन के बाद सरकार ने वादा किया था कि एक जुडिशियल कमीशन बनेगा जो इन रियायतों की समीक्षा करेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बड़ी मांग बेहद खास है। ये डिमांड्स की लिस्ट में पहली बार आई है। इसके तहत पीओके की असेंबली से 12 रिजर्व सीटें खत्म करने की मांग की जा रही है। ये 12 सीटें 1947 में हिंदुस्तान से आए माइग्रेंट्स और उनके वंशजों के लिए रिजर्व रखी गई थी। जेएसी का आरोप है कि इस ब्लॉक ने असेंबली और फंड्स पे कब्जा कर लिया है। क्या है 12 सीटों का मामला? दरअसल पीओके में हुकूमत का ढांचा शुरू से ही इस वाले चुनाव नहीं बल्कि उस वाले चुनाव पे टिका रहा है। मतलब जनता का वोट का फर्क नहीं पड़ता है, इस्लामाबाद की मोहर होनी चाहिए। नहीं समझे ना? एक वाकया सुन लीजिए। पीओके के पहले राष्ट्रपति सरदार इब्राहिम को आधी रात को पाकिस्तान की हुकूमत का एक अफसर और फौज के एक कर्नल की बीबी ने कहा कि आप अभी खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दीजिए, और वहीं से मिसाल कायम हो गई। असल ताकत कभी लोकल कैबिनेट के पास नहीं रही, सब कुछ इस्लामाबाद चलाता है। पीओके के चुनाव में लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को कसम खानी पड़ती है कि मैं कश्मीर की पाकिस्तान से विलय की आइडियोलॉजी मानता हूं। जो आज़ादी की बात करे वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। ये चल रहा है पाकिस्तान में, और वो थोप रहा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पीओके के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का हक पाकिस्तान के पास है। 1974 के संविधान के आर्टिकल 56 में इसका प्रावधान है। जनरल जियाउल हक ने 1978 में इसका इस्तेमाल करके सरदार इब्राहिम को हटा दिया था। नवाज शरीफ ने 1991 में इसका इस्तेमाल करके पीएम राठौड़ को निकाल दिया था। इसी कड़ी में इलेक्शन का तंत्र भी है। इस तंत्र गढ़ा गया है कि इस्लामाबाद की पार्टी ही पीओके पर काबिज रहे। पीओके असेंबली में कुल सीटें हैं 53, इनमें से 12 हैं रिफ्यूजी सीटें। ये सीटें पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग ज़िलों में बिखरी हुई हैं। रावलपिंडी, सियालकोट, नरवाल जैसे ज़िलों में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट आबादी रहती है। 4 सीटें सिर्फ इन इलाकों से ही निकलती हैं। बाकी सीटें पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बिखरी हैं। जो पार्टी इन 12 में से बहुमत ले जाती है, 12 को जीत जाती है, ज़्यादा सीटें उसमें से, उनके लिए पीओके का प्रधानमंत्री बनाना लगभग पक्का हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार इन्हें अपनी पसंद की पार्टी के नाम कर देती है। नतीजा ये कि जिस पार्टी की हुकूमत पाकिस्तान में है वही पार्टी पीओके में भी काबिज हो जाती है। अब प्रदर्शनकारी इन रिजर्व सीट्स को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मांगे भी हैं, जैसे 2023 और 2024 के आंदोलनों के दौरान जो केस एक्टिविस्ट पे दर्ज हुए वो सारे वापस लिए जाएं। इसके अलावा टैक्स छूट, रोज़गार के मौके, मुफ्त इलाज और शिक्षा, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सब शामिल करना है। जैसे नई सुरंगें, पुल और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह बनाया जाए। आपने मांगे समझ ली। अब इनसे साफ है कि लोगों का गुस्सा बहुआयामी है। रोटी बिजली से बात शुरू हुई और अब सिस्टम की बुनियाद को चुनौती दे रही है बातें। जानकारों से बात करते हैं और इन डिमांड्स को समझने की कोशिश करते हैं, खासकर 12 रिजर्व सीट वाली डिमांड को। देखिए, कुल डिमांड उनकी 38 के करीब है। बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन 2-3 बातें उसमें समझनी चाहिए। एक तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो कश्मीरियों के लिए रिफ्यूजीज के नाम से वहाँ की असेंबली में सीट्स होती थी 12, उसको बंद करने का प्रयोजन है पाकिस्तान की सरकार का, और उसे वो पसंद नहीं करते हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट है कि अगर रिफ्यूजी हो के जो लोग आए हैं कश्मीर से यहाँ पर, अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो उनको बहुत नाराजगी रहेगी और वो उनको कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी डिमांड तो उनकी ये है।
उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया जाता है उसका मुआवजा हम लोगों को नहीं मिलता, न विकास के प्रोजेक्ट्स को लेकर, न जो चावल वगैरह की सब्सिडीज मिलती हैं उसके ऊपर उनको कोई फायदा दिया जाता है। और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पीओके में, उनका भी लाभ उनको नहीं मिलता और वो ठीक से चलाए नहीं जाते हैं। तो ये जी। मुख्य डिमांड है। वैसे कुछ दिन पहले पेंशनर्स ने भी अपनी डिमांड रखी थी कि उन्होंने पेंशनर में जो फैमिली पेंशन में डॉटर्स को जो फायदा होता था उसको बंद करने की कोशिश की। तो ऐसे छोटी मोटी मिला के 38 डिमांड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक असेंबली रिप्रेजेंटेशन की है और टैक्सेस और इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात है। बीते 2 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान सरकार के बीच इन मांगों को लेकर नेगोशिएशन भी हुआ है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। सरकार और जेएसी दोनों ने बातचीत जारी रखने का वादा किया है, लेकिन भरोसा चिटका हुआ है। एक तरफ ये नेगोशिएशन हो रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज प्रदर्शन कुचलने की कोशिश में है। ऐसे में इसका अंजाम क्या हो सकता है? कोशिश है पाकिस्तान सरकार की, इस्लामाबाद की, वो ये है कि बातचीत से किसी न किसी तरह से इसको हल किया जाए। प्रधानमंत्री ने वहाँ के शरीफ साहब ने भेजा है एक डेलीगेशन और कह रहे हैं कि इस डेलीगेशन से बात की जाए। लेकिन जो वहाँ की आवामी एक्शन कमेटी है जो इसका जी। रिप्रेजेंटेशन करती है, या जो अलग से पार्टियां हैं वहाँ की, जैसे यूनाइटेड जी। कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, ये लोग उनसे बात करने के लिए राजी नहीं है। और जी। इसीलिए अभी वो इसकी वजह ये भी है सबसे बड़ी कि करीब 12 से 15 लोगों की हत्या हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग इंजर हो गए हैं और पुलिस ने जिस तरह का एक्शन लिया है उससे सख्त नाराजगी है वहां पर। इसलिए अंततोगत्वा तो मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ सेटलमेंट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान स्टेट जो है आर्मी की स्टेट है, और वो लोग देखिए अब बलूचिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, खैबर जी। पख्तूनवा में देख रहे हैं, एयर अटैक्स किए उन्होंने। इसलिए ये सरकार बहुत निर्मम हो सकती है और ये वहाँ के लोगों को पता है। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कोई बातचीत से उनको रास्ता निकालना पड़ेगा। अब पीओके में आगे क्या होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप पीओके के इतिहास के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप दुनियादारी का एक पुराना एपिसोड देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल सुर्खियां। नेपाल, इंडोनेशिया, पेरू और अब बारी है उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को की। यहाँ भी जेनजी सड़क पर उतर आए हैं। मांग है हेल्थ और एजुकेशन में सुधार, लेकिन आंदोलन इतना भड़क गया है कि राजधानी रबात में कई बैंक्स में आग लगा दी गई है। पूरे शहर में जमकर तोड़फोड़ हुई है। यहाँ का एक और प्रमुख शहर है आगादिर, अटलांटिक महासागर के तट पर बसा शहर है, मोरक्को का बिजनेस हब है। यहाँ तो हालात और भी बिगड़े हुए हैं। पुलिस की गोली से 3 युवाओं की मौत हो गई है, 354 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षाकर्मी ही हैं। गिरफ्तारी का आंकड़ा भी 1000 पार कर गया है। मंत्रालय का दावा है कि करीब 70% प्रदर्शनकारी नाबालिग थे। लेकिन जेनजी का ये गुस्सा है किस बात पर, यह जानना जरूरी है। जवाब है फुटबॉल वर्ल्ड कप पर। दरअसल मोरक्को 2030 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन कई युवाओं का कहना है कि सरकार फीफा वर्ल्ड कप और अफ्रीकी कप ऑफ नेशंस के लिए 10 अरब डॉलर करीब 8.8 लाख करोड़ रुपए उड़ा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों की तमाम बेसिक सुविधाओं की हालत दयनीय है। CNN के मुताबिक युवाओं के नेतृत्व वाले इस आंदोलन को जेनजी 212 कहा जा रहा है। 212 क्यों? क्योंकि ये मोरक्को का इंटरनेशनल डायलिंग कोड है, यानी बाहर से कब कॉल करेंगे, ISD कॉल लगाएंगे तो पहले प्लस दबाएंगे, फिर 212 दबाएंगे, फिर आगे का नंबर लगाएंगे। अब ये आंदोलन के नाम में शामिल हो गया है। नेपाल की तरह यहाँ भी कोई बड़ा लीडर नहीं दिख रहा है अभी तक सामने, न कोई पार्टी न कोई चेहरा। सब कुछ सोशल मीडिया से चलता बताया जा रहा है। टिकटॉक और डिस्कॉर्ड जैसे ऐप्स पर प्लानिंग हो रही है और रैली का इन्विटेशन दिया जा रहा है। बेरोजगारी को लेकर भी भारी गुस्सा है। देश की जो टोटल बेरोजगारी दर है हर वर्ग को मिला के वो है 12.8%, लेकिन अगर युवाओं की बात करें तो ये 35.8% तक जा पहुँचती है। स्नातकों की हालत भी कुछ कम नहीं है, 19% बेरोजगार हैं और हेल्थ यहाँ 14 से 30 लोगों पे सिर्फ एक डॉक्टर है, जो दुनिया के औसत से 2.5 गुना कम है।
अगली सुर्खी में बात अफगानिस्तान की। वहां की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर को भारत आने वाले हैं। 2021 में तालिबान के काबुल टेक ओवर के बाद ये किसी अफगानी नेता की पहली हाई लेवल विजिट होगी। ऐसे में इसे इंडिया तालिबान रिश्तों में एक नए चैप्टर के तौर पर देखा जा रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मुत्ताकी को इंटरनेशनल ट्रैवल बैन से अस्थायी छूट दी है ताकि वो 9 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अपनी यात्रा पूरी कर सकें। दिल्ली के डिप्लोमेटिक सर्किल में महीनों से इस दौरे की तैयारी लगी हुई थी। जनवरी से ही भारतीय अफसर जैसे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और सीनियर आईएफएस जेपी सिंह मुत्ताकी और तालिबान नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे थे। इस दौरान दुबई जैसे न्यूट्रल वेन्यू पर मीटिंग भी हुई थी। तब विक्रम मिस्री और मुत्ताकी ने भारत द्वारा अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय मदद पे बात भी की थी। तालिबान सरकार ने भारत से हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने और रिफ्यूजी सपोर्ट में मदद की मांगें रखी थी सामने। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट आया 15 मई को, यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। तभी 2021 के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच मिनिस्ट्रियल लेवल पे बातचीत हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी को पहलगाम टेरर अटैक की निंदा करने के लिए शुक्रिया कहा था। तब से बातचीत आगे बढ़ी है और अब ये दौरा होने को है। अगली खबर ब्रिटेन से है। यहाँ मैनचेस्टर में 2 अक्टूबर को एक आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने यहूदियों के प्रार्थना स्थल यानी सिनेगॉग को निशाना बनाया। हमले में 2 यहूदियों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रमसल इलाके में यहूदी योम किप्पुर त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी हमलावर ने पहले कुछ लोगों पर कार चढ़ाई और फिर गोलीबारी शुरू कर दी थी। पुलिस ने एनकाउंटर में हमलावर को मार गिराया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने हमले को डरावना बताया है। पुलिस की तारीफ की और तुरंत कोबरा मीटिंग करने की घोषणा कर दी। एक्स पर लिखा कि योम किपुर जैसे पवित्र दिन पर हुआ ये हमला और भी भयानक है। जानना चाहिए कि ब्रिटेन में कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम में होने वाली मीटिंग को कोबरा मीटिंग कहा जाता है। हमले के बाद मैनचेस्टर के मेयर एंडी बर्नहैम ने लोगों से घटनास्थल वाले इलाके में न जाने की अपील की है। मामले की जांच की जिम्मेदारी काउंटर टेररिज्म टीम को दी गई है। पुलिस ने हमलावर की पहचान कर ली है और अब तक 2 संदिग्ध गिरफ्तार भी किए गए हैं एनकाउंटर के अलावा। और सरकार ने पूरे देश में यहूदी समुदाय की सुरक्षा को बढ़ावा दिया है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भी हमले पर दुख जताया है। यहूदी संगठन कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट ने कहा कि हमला ब्रिटेन में बढ़ते यहूदी विरोधी माहौल का हिस्सा है। वहीं भारत ने भी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह हमला बेहद दुखद है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के दिन हुआ है। चलते चलते बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कहते हैं वो कि 6-7 जंगें रुकवा चुके हैं, देशों को भी झगड़ा वगड़ा खत्म करा दिए हैं। लेकिन जब नक्शा पढ़ने की बात आती है तो 0 बटा सन्नाटा, सब भुला जाते हैं, नाम भी सही से नहीं बोल पाते हैं। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। वहाँ पर एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान ट्रंप ने बार बार गड़बड़ी कर दी। उन्होंने आर्मेनिया को अल्बानिया समझ लिया और फिर शेखी बघारते रहे पूरी मीटिंग पर कि उन्होंने साउथ कॉकसस में शांति समझौता करवा दिया है। ये सुनकर दूसरे नेता जो थे वो सब हंस रहे थे। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रामा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने इस मुद्दे का मजाक बना दिया। अब मैक्रों से कहा उन्होंने कि आपको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने हमें उस शांति समझौते पर बधाई नहीं दी जो ट्रंप साहब ने अल्बानिया और अजरबैजान के बीच कराया है। मतलब जो 2 देश का नाम गलत ले रहे थे वो दोनों देश के नेता सामने बैठे थे। वो तीसरे देश से बोल रहे थे आप हमको बधाई नहीं दे रहे कि हम दोनों ने सुलह कर लिया। लड़ाई कभी हुई नहीं थी, ट्रंप की ज़बान फिसल गई थी, फूट फूट कर हंसने लगे थे। मैक्रों ने भी मजाक में जवाब दे दिया था, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि बाद में अल्बानिया के पीएम रामा ने इस मुद्दे पे सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ दोस्तों के सामने मजाक कर रहे थे, इसे गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। अब तो बात निकल गई है, पेश तो होगी ही। दुनियादारी खत्म हो उसके पहले 3 ज़रूरी खबरें जान के जाइए। ज़रूरी खबरें लल्लन टॉप से जुड़ी हैं। लल्लन टॉप की कुछ नई पेशकश से जुड़ी है। पहली खबर है सपा नेता, पूर्व सांसद और विधायक आजम खान का एक इंटरव्यू लल्लन टॉप पर प्रकाशित हुआ है। आप ज़रूर देखिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तमाम मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा है आपको ज़रूर सुनना चाहिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। दूसरी सूचना, हमारी एक सीरीज़ है, बिहार से कर रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान बिहार के लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। सीरीज़ का नाम है हम बिहार के लोग।
एक व्यक्ति, उसका दिन कैसा है, वो बिहार को कैसे जीता है, कैसे आत्मसात करता है, हम ये कहानी दिखा रहे हैं। लेटेस्ट एपिसोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जो बाकी एपिसोड हैं वो शाम को 5 बजे एयर हो रहे हैं लल्लन टॉप के सारे चैनल पे। जैसे ही हम लोग रक्सौल, पटना, बिहार का नाम बोलते थे तो उनका एक मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता था। मेरा एक पर्सन क्या है कि हमारा जो स्टाइल है बोलने का, एक सेकेंड में पता चल जाता है कि सामने वाला बिहार का है। लेकिन जो हमारा स्टाइल है, हमारा, उसको ओरिजिनलिटी कैसे छोड़ सकते हैं? भाई बिहारी तो हैं तो उसके बाद हमारे पास 1100 करोड़ का बैलेंस शीट भी तो है। तीसरी सूचना, आप, दिवाली आने वाली है, दशहरा बीत गया है, दुर्गा पूजा बीत गई है, सब लोग घर जाएगा, कुछ लोग घर नहीं जा पाएंगे, जैसे जो लोग इधर उधर जाएंगे, कि कहीं जाएंगे वो सब तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन घर तो मिस करेंगे ना। घर मिस कर रहे हैं तो आपके लिए एक और शो है, घर जैसी बातें, सौरभ द्विवेदी और गिरिजा ओक के बीच। ये कल से, यानी शनिवार से, आने वाले शनिवार से तारीख लगेगी 4 अक्टूबर से एयर होगा, वो भी लल्लन टॉप के चैनल पे, ज़रूर देखिएगा। दुनियादारी यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।